तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज। 11th क्लास की एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज, और उसमें चैप्टर नंबर 12 अधूरा था बच्चों। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर बाकी था जिसमें हमें पढ़ना है कार्नोट इंजन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कार्नोट इंजन। इसमें क्या खास बात है इस इंजन में वो हम समझेंगे, और क्यों ये इंजन सिर्फ थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इसे आज तक क्यों नहीं बनाया जा सका, और कार्नोट थ्योरम अगर आपने सुना है इसके बारे में, कार्नोट थ्योरम, तो कार्नोट थ्योरम ये कहती है बच्चों कि कोई भी इंजन जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो इंजन जो हम बना रहे हैं जो सर्टेन दो टेम्परेचर लिमिट्स में काम करेगा। नहीं, एक हायर टेम्परेचर होगा जिसको हम बोलेंगे सोर्स का टेम्परेचर, दूसरा लोअर टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे सिंक का टेम्परेचर। तो उसकी एफिशिएंसी कोरस्पॉन्डिंग कार्नोट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं बच्चों, ये आर्टिकल 12.13, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट 1 आप ओपन कर सकते हैं और वहां पर आपको मिलेगा कार्नोट इंजन। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एफिशिएंसी, इन सब की बात मैं आज के लेक्चर में करने वाला हूँ। सो सपोज वी हैव ए हॉट रिजर्वॉयर, यानी कोई हीट सोर्स है हमारे पास, यूं मान सकते हैं। हॉट रिजर्वॉयर मतलब हम रिजर्वॉयर ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट कैपेसिटी, उसकी कितनी भी हीट वो दे सकता है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये जो हॉट रिजर्वॉयर है ये कितनी भी हीट, कितनी भी ऊष्मा ऊर्जा दे सकता है, इसका तापमान, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो बना रहेगा T1। तो हॉट रिजर्वॉयर है हमारा पास टेम्परेचर T1 पर, और एक कोल्ड रिजर्वॉयर है। तो कोल्ड रिजर्वॉयर का मतलब ये बच्चों कितनी भी हीट एनर्जी ये ले सकता है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बिकॉज इसकी जो हीट कैपेसिटी है दैट इज इनफाइनाइट, कितनी भी हीट ले सकता है। तो सिंक हम इसको कहते हैं। तो कोल्ड रिजर्वॉयर है सिंक और हॉट रिजर्वॉयर है सोर्स, जिनके टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली सिंक का है T2 और सोर्स का T1 है। T1 ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर है और T2 लोअर टेम्परेचर है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी क्या है जो कि हम इस टेम्परेचर रेंज में अचीव कर सकते हैं T1 T2 के बीच, अगर कोई हीट इंजन काम करे इन दो टेम्परेचर रेंज में। आगे आप सीखोगे कि हीट इंजन के काम करने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस, तापांतर, तापमान में अंतर जरूरी है, उसके बिना कोई भी हीट इंजन काम कर ही नहीं सकता। जब हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालेंगे उसमें आप देखोगे इसको। तो एक साइक्लिक प्रोसेस भी होना चाहिए, कंटिन्यूएशन में वर्क चाहिए हमको इंजन से। तो ऐसा तो है नहीं कि बस वर्क लिया और बस एक बार वर्क लिया, ऐसा नहीं। इंजन कंटिन्यूअसली वर्क करेगा, जस्ट लाइक मोटर, जनरेटर, वो कंटिन्यूअस वर्क करता है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में इसको काम करना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिले ये हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। प्रैक्टिकली जो हमारे पास इंजन एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर, डीजल इंजन डीजल साइकिल पर, तो बच्चों इनकी एफिशिएंसी 50%, 60% एट दी मोस्ट, इससे ज़्यादा नहीं आती। तो हम चाहते हैं ज़्यादा एफिशिएंट इंजन हो। हालांकि एट प्रेजेंट आपको पता, आपने सुना है या अखबार में पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिकल इंजन जो आ रहा है, इलेक्ट्रिक इंजन कार में, वो इन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों है एफिशिएंट वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कार्नोट इंजन। किसने इसके बारे में सबसे पहले सोचा? तो उन साइंटिस्ट का नाम है बच्चों सैडी कार्नोट। अब प्रोनाउंसिएशन आप चाहें तो साडी करें, सैडी करें जो भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सैडी कार्नोट जो कि एक फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्होंने सबसे पहले इस सवाल के बारे में 1824 में सोचा, और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, और सही जवाब था वो। हालांकि उस समय तक थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो, यानी जैसे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इन सब की बात करें, येट टू बी डिस्कवर्ड, वो अभी डिस्कवरी उनकी नहीं हुई थी, वो फॉर्मली एस्टेब्लिश नहीं हुए थे। तो इन्होंने क्या करेक्ट आंसर निकाला? उन्होंने एक इंजन के बारे में थियोरेटिकली सोचा। एक्सपेक्ट द आइडियल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स टू बी ए रिवर्सिबल इंजन, की इंजन होना कैसा चाहिए?
तो डेफिनेटली ये रिवर्सिबल होना चाहिए। अब क्या डिफरेंस होता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में, यहाँ छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। जैसा आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है और नए पैटर्न में अब डेरिवेशन का तो फर्स्ट टर्म में कोई लेना देना रहा नहीं है ना, डेरिवेशन तो आने वाले नहीं फर्स्ट टर्म में, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने। तो कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, छोटे छोटे कंसेप्ट्स पर हम बात करते हुए चलेंगे इन लेक्चर्स में और उनको क्लियर करते चलेंगे और कैसे कहाँ क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनकी जो संभावनाएं बनने वाले क्वेश्चंस की उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये इंजन रिवर्सिबल होना चाहिए, तो पहला सवाल तो ये उठता है रिवर्सिबल ही क्यों? तो उसका जवाब यहीं पर है, इररिवर्सिबिलिटी इज एसोसिएटेड विद डिसिपेटिव इफेक्ट्स। अंडरलाइन कर सकते हो आप, एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है ये। तो अगर इररिवर्सिबल होगा तो डिसिपेटिव इफेक्ट्स होंगे, डिसिपेटिव इफेक्ट होंगे तो एफिशिएंसी आपको मैक्सिमम मिलने वाली नहीं है। डिसिपेटिव इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि उसमें लॉसेस इन्वॉल्व होंगे। अब चाहे वो फ्रिक्शन की वजह से हो, चाहे विस्कस ड्रैग की वजह से हो, या कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से ये हो सकता है, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से ये एग्जिस्टेंस में आएगा, तो उससे एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और एक प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए क्या जरूरी है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। एक प्रोसेस रिवर्सिबल तभी हो सकता है जबकि वो क्वासी स्टैटिक हो। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वासी स्टैटिक, इसको भी अंडरलाइन आपको करना है, क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक का मतलब आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही धीमी गति पर होगा, धीमी, क्वासी धीमी गति पर होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो प्रोसेस नॉन डिसिपेटिव हो, रिवर्सिबल हो, उसके लिए जरूरी है कि वो क्वासी स्टैटिक हो। और क्वासी स्टैटिक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यहाँ लिखा है वी हैव सीन ए प्रोसेस इज नॉट क्वासी स्टैटिक इफ इट इन्वॉल्व्स फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टम एंड रिजर्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस फाइनाइट होना चाहिए, तब क्वासी स्टैटिक धीमी गति पर होगा। दिस इंप्लाइज दैट इन अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स, जैसे कि हम चाह रहे हैं यहाँ पर हीट शुड बी एब्जॉर्ब, कहां से, हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब की जाए आइसोथर्मली, आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और रिलीज की जाए कोल्ड रिजर्वायर को फिर से आइसोथर्मली यानी अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है। तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आउटकम क्या निकला यहां से, क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, बहुत ही धीमी गति पर होगा। तापमान में परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, कैसे प्रोसेस ये हुए बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस हुए। We thus have identified two steps of the reversible heat engine। जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसमें दो बातें मोटी मोटी हमें समझ में आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा टेम्परेचर T1 पर, जहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट अंदर जाएगी फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर यानी सोर्स से, और दूसरा अनदर आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा वो टेम्परेचर T2 पर होगा और उसमें हीट रिलीज होगी Q2 के बराबर टू द सिंक कह लें या टू द कोल्ड रिजर्वायर। तो वहां हीट रिलीज होगी और यहां हीट एंटर करेगी सिस्टम में। तो दो बातें यहां पे समझ में आ रही, हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन, Q1 एंड Q2, जो कि जरूरी है किसी भी प्रोसेस के काम करने के लिए। टू कंप्लीट ए साइकिल, पूरा साइकिल हमको चलाना है, वी नीड टू टेक द सिस्टम फ्रॉम टेम्परेचर T1 से T2 तक ले जाना है और फिर वापस लाना है T2 से T1 तक। तो आप समझ लीजिए इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से और दो प्रोसेस हम यहाँ पे लगाएं जिससे कि ये रिवर्सिबली हो सके। तो ऐसे और प्रोसेस इन्वॉल्व करने पड़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ जो इसको रिवर्सिबल मेंटेन कर सकें। तो जस्ट थिंक अबाउट, आपने जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े हैं, आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, आइसोबारिक यानी कांस्टेंट प्रेशर वाला, एडियाबैटिक प्रोसेस आपने पढ़ा है ना, हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म प्रकरण कह दो या रुद्धोष्म प्रोसेस जो है प्रक्रिया। सो सवाल यहां उठता है बच्चों, क्वेश्चन ये है विच प्रोसेस शुड वी एम्प्लॉय फॉर दिस पर्पस दैट आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होने के लिए कौन सा प्रोसेस हम यहां पर लगाएं? तो क्या जवाब है, जवाब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं, हियर इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज वी कैन ओनली अडॉप्ट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। गौर कीजिए, एडियाबैटिक प्रोसेसेस फॉर दीज पर्पसेस, सिर्फ यही एप्लीकेबल है, एडियाबैटिक प्रोसेसेस आप लगा सकते हैं
यानी दो प्रोसेस आपके पास आइसोथर्मल हो गए, साइकिल पूरा करने के लिए सिमेट्री होनी चाहिए उसमें, तो दो एडियाबैटिक प्रोसेस यहां से हमारे समझ में आते हैं। पर सवाल फिर से उठता है, क्यों क्यों एडियाबैटिक ही, दूसरे क्यों नहीं? आइसोकोरिक क्यों नहीं, आइसोबारिक क्यों नहीं, एडियाबैटिक ही क्यों? तो बच्चों उसका जवाब एनसीईआरटी में लैंग्वेज में लिखा हुआ है। A little reflection shows that we can only adopt reversible adiabatic process, वही applicable होंगे for these purposes which involve no heat flow from any reservoir। ठीक है, हीट फ्लो नहीं होगा, तभी टेम्परेचर जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर रेंज रहेगी। इफ वी एम्प्लॉय एनी अदर प्रोसेस दैट इज नॉट एडियाबैटिक, मान लो आपने आइसोकोरिक प्रोसेस लगाया, तो क्या होने वाला है? To take the system from one temperature to another, we shall need a series of reservoirs। वो चाहिए होंगे हमें जो कि constant temperature पर maintain रहें in the temperature range T2 to T1 to ensure that at each stage the process is quasi-static, जो कि practically किसी भी तरह से possible नहीं है। Remember again that for a process to be quasi-static, क्या जरूरी कंडीशन है रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक होने के लिए? देयर शुड बी नो फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द रिजर्वायर, वो नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और इवन थियोरेटिकली भी इसके बारे में अगर हम सोचें तो कितना मुश्किल ये काम हो। इसलिए निश्चित रूप से एडियाबैटिक प्रोसेस ही एकमात्र जवाब है, एकमात्र सॉल्यूशन है, यानी हम आइसोकोरिक प्रोसेस इसमें नहीं लगा सकते। तो क्या साइकिल ऑफ ऑपरेशन होगा, इंजन कैसे काम करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट अगर मैं साइकिल की बात करूं, ये कार्नोट साइकिल, पीवी इंडिकेटर डायग्राम हम इसको कहते हैं, पीवी डायग्राम और पीवी इंडिकेटर डायग्राम। वाई एक्सिस पर प्रेशर लिया हमने, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम लिया है। यहां से हमने स्टार्ट किया 0.1 से, और ये हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं स्लोप वगैरह के बारे में, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में स्लोप का जो बेसिक डिफरेंस होता है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यहां पर भी टेम्परेचर T1 है और यहां पर भी T1 है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये आ गया 0.2 स्टेट 2 में पहुंच गया। देन ये स्लोप ज्यादा है, गामा टाइम स्लोप कहते हैं हम उसको, एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप गामा टाइम्स होता है कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, और अच्छा यहाँ ये जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहा है, पर वर्क हो रहा है, आप देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ वॉल्यूम V1 है और यहाँ पर हो गया V2, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? हीट आई होगी, तो यहाँ पे हीट एडिशन हुआ बच्चों, सपोज Q1 हीट इज एडेड टू द सिस्टम। जो भी हमने वर्किंग सब्सटेंस लिया है सिलेंडर के अंदर, वो सिस्टम बना रहे हैं, और यहां पर ना तो हीट एडिशन हुआ ना हीट रिजेक्शन, बिकॉज दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक। तो हम यूज करेंगे एडियाबैटिक वॉल्स का, जिसमें हीट ट्रांसफर हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। यहाँ हम डायथर्मिक वॉल का इस्तेमाल करेंगे। टर्मिनोलॉजी आप पढ़ चुके हो पहले, डायथर्मिक एडियाबैटिक, प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हो। यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। यानी 1 to 3 जाने के लिए आधी दूरी में पिस्टन को, क्योंकि पिस्टन में 2 स्ट्रोक आ रहे हैं, पिस्टन मूव करेगा ऊपर, पिस्टन मूव करेगा नीचे, तो 2 स्ट्रोक आ रहे हैं बच्चों, एक्सपांशन देन कंप्रेशन। तो आधी दूरी तो पिस्टन को चलना पड़ेगा इतना स्लो, कांस्टेंट टेम्परेचर, इतना स्लो कि टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, और आधी दूरी चलना पड़ेगा इतना फास्ट कि हीट ट्रांसफर ना हो पाए आइडियली। तो ये कंडीशन बन गई, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए ये इंजन थ्योरेटिकल इंजन है। फिर तीसरा प्रोसेस हम देख रहे हैं, ये हो रहा है कंप्रेशन, वॉल्यूम V3 से घटकर V4 0.4 पर हम जा रहे हैं। तो वॉल्यूम घट रहा है। 3 to 4 जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पर, आप देखें टेम्परेचर T2 आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और इसमें क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, जैसे किसी चीज को आप दबाएंगे, एयर को दबाएंगे, गर्म होगी क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है, तो यहां पर हीट रिजेक्शन होगा सराउंडिंग्स को, यानी सिंक को ये हीट रिजेक्ट होगी, सपोज Q2। अगर मैं इसका पिक्चराइजेशन आपको बताऊं,
तो बच्चों कुछ इस तरह का हमारे पास जो कार्नोट इंजन है, इसमें 2-3 चीजें आप ले सकते हैं। मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूं बच्चों, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और यहां पर मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूं। तो अभी हमारे पास जो इंजन है उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर की जो वॉल्स हैं, दीवारें, अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसका मतलब हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक वॉल्स। पर इसका जो बॉटम है, पैंदा, यहां पर हीट परफेक्टली ट्रांसफर हो सकती है, यानी ये है डायथर्मिक, और इसमें लगा हुआ है पिस्टन जो मूव कर सकता है ऊपर या नीचे। तो दिस इज पिस्टन, इसका मूवमेंट पॉसिबल है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, डिपेंड करता है वर्किंग सब्सटेंस पर। यहां जो भरा हुआ है वो है वर्किंग सब्सटेंस, W कह लो या WS कह देता हूं, वर्किंग सब्सटेंस। ये तो हो गया सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट जिसमें वर्किंग सब्सटेंस है। दूसरा हमारे पास यहां पर है सोर्स, SO, सोर्स, जिसका टेम्परेचर है T1। इससे हम कितनी भी एनर्जी ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास है एक इंसुलेटिंग स्टैंड, यानी इसकी सभी वॉल्स एडियाबैटिक वॉल्स हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। सो वी हैव इंसुलेटिंग स्टैंड हियर। दिस इज शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बच्चों, इंसुलेटिंग स्टैंड, IS। फिर हमारे पास है सिंक, जिसका टेम्परेचर है T2। सिंक को मैं दिखा रहा हूं ऐसा ही, सिलिकॉन मत समझना, सिंक, और इसका टेम्परेचर है T2। ये ठंडा है तो इसको हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं। दिस इज सिंक, ठंडा, और ये इधर जो है गर्म है, तो इसको मैं रेड कलर से दिखाता हूं, सोर्स हॉट। तो अब यहां क्या होना है एक्चुअल में, अगर मैं PV डायग्राम पर इन प्रोसेसेस को इंडिकेट करता हूं, जैसे कि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो इसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। प्रोसेस 1 ये हुआ कि मैंने इसको सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट को रखा सोर्स पे। दिस इज प्रोसेस 1 to 2। हीट एडिशन हुआ, हीट गई डायथर्मिक वॉल के थ्रू, और यूं मान लीजिए पिस्टन इतना तेजी से मूव किया, वेरी फास्ट, कि हीट को ट्रांसफर होने का मौका ही नहीं मिला। अब जब हीट को ट्रांसफर होने का मौका नहीं मिला तो होगा एडियाबैटिक। पर अभी अभी हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं एडियाबैटिक नहीं होना चाहिए, नहीं। इस प्रोसेस को हीट ट्रांसफर अगर होगी ऑब्वियसली, सोर्स से यहाँ पे डायथर्मिक वॉल है तो हीट ट्रांसफर होगी, तो हीट इतना स्लो रेट पर ट्रांसफर होनी चाहिए, नहीं प्रोसेस फास्ट नहीं, प्रोसेस बहुत ही स्लो होना चाहिए। इतना स्लो रेट पर होना चाहिए कि जैसे जैसे हीट जाए वैसे वैसे एक्सपांशन हो, और ये गैस जो है या वर्किंग सब्सटेंस वर्क करेगा, आउटपुट वर्क देगा, पिस्टन को मूव कराएगा। इट मींस प्रोसेस 1 to 2 इतना स्लो प्रोसेस होगा कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, वेरी स्लो प्रोसेस, नो चेंज इन टेम्परेचर। तो ये होगा आइसोथर्मल एक्सपांशन, प्रोसेस 1 to 2, एज वेल एज हीट एडिशन। Q1 हीट ऐड हो जाएगी, कांस्टेंट टेम्परेचर। देन इसको उठाकर हम रख देंगे इंसुलेटिंग स्टैंड पर। अभी हुआ क्या, इनर्शिया की वजह से पिस्टन जो धीरे धीरे जा रहा था, इनर्शिया की वजह से अभी आगे भी मूव करेगा, और
और अभी हीट ट्रांसफर बंद हो गया, हीट ट्रांसफर बंद हो गया, इंसुलेटिंग स्ट्रेन, नीचे भी इंसुलेशन आ गया, हीट ट्रांसफर बंद हो गया, पिस्टन मूव करेगा। अब थियोरेटिकल अजम्पशन है कि इतना फास्ट मूव करना चाहिए कि हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक विदाउट एनी हीट ट्रांसफर। तो एडियाबैटिकली चेंज क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। यहां तक तो टेम्परेचर सेम रहा, प्रेशर था यहाँ P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। यहाँ प्रेशर P2, आप देख रहे हैं एक्सिस पे चेंज हो गया, वाई एक्सिस पे, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर स्टिल T1, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। येलो कलर में नहीं दिख रहा तो मैं दूसरे कलर से लिख दूंगा, ऐसे बोल ही रहा हूं मैं। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है ये होगा एडियाबैटिक विद ग्रेटर स्लोप, प्रोसेस 2 to 3। पॉइंट नंबर 3 आ गए हम, and here pressure become P3, volume become V3 and temperature become T2। हीट ट्रांसफर नहीं होगा बिल्कुल भी इस दौरान। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको उठाकर रखेंगे सिंक पर। तो प्रोसेस 3 to 4, इसको उठाकर हमने सिंक पे रखा, यहां से हीट ट्रांसफर होगी, सिंक को हीट जाएगी, सिंक को हीट जाएगी तो हीट रिजेक्शन हो रहा है यहां पर। और इस प्रोसेस को हम ग्राफ पर दिखाएंगे। पिस्टन किधर मूव करेगा, पहले पिस्टन एक्सपांड हुआ था, अब पिस्टन नीचे आ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ गया, P4 इज ग्रेटर देन P3, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घट गया, V4 इज लेस देन V3, टेम्परेचर सेम है कांस्टेंट। इतना स्लो रेट पर ये हीट रिजेक्शन होगा कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, इतना स्लो रेट पर हीट रिजेक्शन। तो यहां से Q2 हीट निकलेगी एंड फाइनली पोजीशन पॉइंट 4 से स्टेट 4 से स्टेट 1 में एडियाबैटिकली ये प्रोसेस होगा, क्योंकि हम इसको उठाकर वापस कहां रखने वाले हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पर। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, देन 4 to 1, और ये वापस चला जाएगा स्टेट 1 में। तो बच्चों इस तरह से ये कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन काम करता है। लेट्स गेट बैक टू स्लाइड्स। तो पीपीटी पे चलते हैं वापस। ये सब मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू, यानी लिंक वगैरह रहेगा वीडियो में, और उस लिंक्स में गूगल ड्राइव के थ्रू आप इसको ऑब्टेन कर सकेंगे। यानी आपको चाहिए तो आप डाउनलोड, वैसे मेरा सजेशन है कि साथ में प्रैक्टिस करें तो बेटर है, तो साथ में प्रैक्टिस करें। बट वी आर कंसिडरिंग ए रिवर्सिबल इंजन दैट ऑपरेट्स बिटवीन only 2 temperatures, that thus adiabatic process must bring about temperature change in the system from T1 to T2 and then T2 to T1 in this engine। तो मैं समझता हूं इस इंजन की कार्य प्रणाली, इसका वर्किंग आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। A reversible heat engine operating between 2 temperatures is called a Carnot engine। इसको नाम दिया गया कार्नोट इंजन। We have just argued that such an engine must have the following sequence of steps constituting one cycle called the Carnot cycle, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर इस ग्राफ में। This is Carnot cycle। We have taken the working substance of the Carnot engine to be an ideal gas, है ना, ये ऑलरेडी मैंने रेड कलर में लिखा है। तो आइडियल गैस यहां पर वर्किंग सब्सटेंस के जैसे काम करेगी, आइडियल इंजन आइडियल गैस काम करेगी। तो कार्नोट साइकिल में क्या हो रहा है, कार्नोट डिवाइज्ड एन आइडियल इंजन व्हिच इज बेस्ड ऑन ए रिवर्सिबल साइकिल ऑफ 4 ऑपरेशन इन सक्सेशन। जिन 4 साइकिल 4 ऑपरेशन की हमने बात की, 1 2 3 4, उसकी जगह यहां पर ABCD है। आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा A to B या 1 to 2, एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा B to C यहां पर, और देन आइसोथर्मल कंप्रेशन C to D एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। यहां पर हीट एडिशन और यहां से हीट रिजेक्शन। तो बच्चों ये हमने कार्नोट इंजन के बारे में समझा। मेन पार्ट्स की बात करें तो हमने डिस्कस किया सोर्स ऑफ हीट, इट इज ए हॉट बॉडी ऑफ वेरी लार्ज हीट कैपेसिटी
kept at a constant high temperature, एक तरह से रिवीजन हो रहा है आपका, और ओरली मैं बता चुका हूँ. Its upper surface is perfectly conducting so that working substance can take heat from it, जैसा भी हमने बना के दिखाया था. Mechanical arrangements and working substance. It is a hollow cylinder whose walls are perfectly non-conducting and its base, उसका जो base है, is perfectly conducting, fitted with non-conducting piston, जैसा मैंने बनाया था. The piston move without any friction. Ideal gas enclosed in cylinder as a working substance, वो वहां पे काम करेगी. फिर है हीट सिंक. तो हीट सिंक में क्या है, ये कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर T2 है, लोअर टेम्परेचर. इट इज बॉडी ऑफ लार्ज हीट कैपेसिटी एंड इट्स अपर सरफेस इज हाईली कंडक्टिंग सो दैट वर्किंग सब्सटेंस जो हीट देगा वो सीधी की सीधी इसमें जाएगी, उसको रिजेक्ट कर सकता है. और एक स्टैंड हमने यूज किया था बच्चों, आपने गौर किया तो इंसुलेटिंग स्टैंड वो था. इट इज मेड बाय परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल, जिससे कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो सके. व्हेन सिलेंडर प्लेस्ड ऑन इट्स वर्किंग सब्सटेंस कैन एक्सपांड और कंप्रेस, एडियाबैटिकली कह सकते हैं या एडियाबैटिक कह सकते हैं. एनसीईआरटी में एडियाबैटिक लिखा है, हम एडियाबैटिक भी कह सकते हैं और एडियाबैटिकली भी कह सकते हैं. कैसे काम कर रहा है, जस्ट यू कैन रिवाइज. A set of reversible processes, through them working substance is taken back to initial condition to get maximum work from this type of an ideal engine. Processes of Carnot cycle can be denoted by an indicator diagram, जो कि हमने दिखाया था. ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है, यहाँ पर हीट एडिशन हो रहा है. आधा फॉर द हाफ ऑफ द स्ट्रोक, आधे स्ट्रोक के दौरान ये चलेगा बहुत धीमे, वेरी स्लो आइसोथर्मल प्रोसेस, और बाकी आधे स्ट्रोक में चलेगा इतना फास्ट कि हीट को ट्रांसफर होने का मौका ना मिले, यानी वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा. तो ये डिस्क्रिप्शन है बच्चों, आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं. मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर कट है. कहां से कहां ले जा रहे हैं हम, प्रेशर की क्या कंडीशन है, वॉल्यूम की क्या कंडीशन है. बाय पाथ A to B द हीट इनपुट टू द गैस इक्वल टू वर्क डन. रीजन, टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है, तो जितनी भी हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट वर्क करने में काम आ गई. फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी आप जानते हैं, तो जितनी भी हीट दी वो वर्क करने के काम आ गई. कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क का एक्सप्रेशन आपको याद होगा, आपने डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर, आप देख सकते हैं. W1 इक्वल टू Q1 के बराबर यहाँ हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, जो कि टेम्परेचर का फंक्शन है, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है. सो V1 टू V2 इंटीग्रेशन ऑफ PdV, यहाँ से हम कैलकुलेट करके निकालते, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, म्यू आर T1 ln V2 अपॉन V1. डेरिवेशन की अब इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, कम हो गई है, बोले फर्स्ट टर्म के लिए तो एक बिल्कुल भी नहीं, और कंपटीशन के लिए वैसे भी डेरिवेशन नहीं चाहिए थे. रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, म्यू आर T1 ln V2 अपॉन V1. दूसरा था एडियाबैटिक एक्सपांशन B2C, जिसमें बाकी का आधा स्ट्रोक बहुत फास्ट स्पीड पर होना चाहिए, और इसमें जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, म्यू आर अपॉन गामा -1 ब्रैकेट में T1 माइनस T2, दिस मच वर्क डन. हम इसको ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं. शेडेड एरिया, ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो इस वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बेसिस पर आप नेट वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे. तीसरा जो प्रोसेस C to D आइसोथर्मल कंप्रेशन है, अब ये वापस आ रहा है, और ये बहुत ही स्लो रेट पे आएगा. ऊपर का फर्स्ट हाफ स्ट्रोक इतनी स्लो रेट पर कि वो आइसोथर्मली हो पाए प्रोसेस, आप कोरिलेट कर सकते हैं. और ये आ गया वर्क डन का एक्सप्रेशन, म्यू आर T2, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, ln यानी बेस E वाला लॉग V4 अपॉन V3. ये वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वर्क जो है कंप्रेशन एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है ना. थर्मोडायनेमिक्स में क्या कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, जब गैस करती है, वर्किंग सब्सटेंस वर्क करता है तो पॉजिटिव, और एक्सटर्नल एजेंसी करती तो नेगेटिव. और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन फाइनल प्रोसेस D2A, ये वर्क डन भी नेगेटिव है बच्चों, म्यू आर अपॉन गामा -1 T2 माइनस T1. टोटल वर्क निकालने के लिए हम चारों को जोड़ देंगे. यहाँ एल्जेब्रिक सम मैंने लिख दिया है, कुछ बुक्स में यहाँ पर आपको माइनस साइन मिल सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर, इट्स क्वाइट ओके, वो भी सही है, ये भी सही है, गलत कुछ भी नहीं है. लिखने का तरीका अलग अलग है, कंक्लूजन आप देखेंगे सेम है. अब कुछ बुक्स में आपको यहाँ पर माइनस मिलकर ये V3 ऊपर V4 नीचे मिल सकता है, वो भी सही है बच्चों, ये भी सही है. तो ब्रॉड सेंस में इसको समझे. तो ये हो गया टोटल वर्क डन. दो टर्म कट गई, कौन सी वाली, एडियाबैटिक वाली दोनों टर्म कट गई, और आइसोथर्मल वाली दोनों टर्म्स बच गई.
और यहाँ पे अगर एफिशिएंसी में निकालता हूं तो डिजायर्ड इफेक्ट यानी वर्क आउटपुट अपॉन जो उसको इनपुट हमने दिया हीट इनपुट, तो टोटल हीट हम दे रहे Q1 सोर्स से, तो Q1 है इनपुट और W है वर्क आउटपुट। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी को वैल्यूज डाल के, तो ये वर्क आउटपुट जो भी हमने निकाला है टोटल वर्क आउटपुट उसको यहाँ रखा और ये हीट एडेड जो वर्क के बराबर थी म्यू आर T1 ln V2 अपॉन V1। तो ये एक्सप्रेशन T1 T2 की टर्म्स में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा हमको फॉर द एफिशिएंसी। तो ये आपके काम का है एक्सप्रेशन। ये डिफरेंट फॉर्मेट आप यहाँ देख रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। दिस इज द यूजफुल एक्सप्रेशन, दिस इज द यूजफुल एक्सप्रेशन जो डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा और इससे आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं इस हीट इंजन की यानी कार्नोट इंजन की। अब इसी पर बेस्ड है बच्चों कार्नोट थ्योरम, उसको हम पढ़ेंगे। एफिशिएंसी फॉर द कार्नोट इंजन इज द बेस्ट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर एनी हीट इंजन। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज नेवर 100% क्योंकि ये दोनों बराबर हो नहीं सकते। Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, T1 इज नॉट इक्वल टू T2, टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एफिशिएंसी 100% इसलिए भी नहीं हो सकती कि T2 जीरो नहीं हो सकता, 0 केल्विन, ये टेम्परेचर केल्विन में बच्चों, एंड 0 केल्विन इज प्रैक्टिकली नॉट अटेनेबल, प्राप्त नहीं कर सकते। टेम्परेचर ऑफ सिंक T2 0 हो जो कि इम्पॉसिबल है ना, इसलिए 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। कार्नोट थ्योरम, नो इररिवर्सिबल इंजन कैन हैव, दो बातें हैं बच्चों कार्नोट थ्योरम में। फर्स्ट, पहली बात क्या है, कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन कार्नोट रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम हॉट एंड कोल्ड रिजर्वॉयर्स, ठीक है। और ये एफिशिएंसी उस रिवर्सिबल इंजन की इससे ज्यादा, ठीक। इसको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया NR/NI। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ए कार्नोट इंजन, अच्छा दोबारा क्लियर कर दूं, इट इज नॉट फर्स्ट, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इट इज नॉट फर्स्ट। इररिवर्सिबल इंजन को हमने दिखाया I से, ठीक है, और कार्नोट रिवर्सिबल इंजन को हमने दिखाया R से। तो किसी भी रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर रेंज T1 T2 में काम करने वाले कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती। ये इररिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी हमेशा कार्नोट इंजन से, NR मतलब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, उससे कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। We have already seen that a Carnot engine is a reversible engine. Indeed, it is the only reversible engine possible that works between two reservoirs at different temperatures. तो आपको समझ में आ रही होगी बात। Each step of the Carnot cycle given in figure 12.11 can be reversed. सारे के सारे reversible हैं. This will amount to taking heat Q1 from the cold reservoir at temperature T1. अब समझो, लिखा तो सही है, अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर। तो अगर इंजन की बजाय रेफ्रिजरेटर हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा जो लिखा हुआ है, और जो अभी हमने पढ़ा इंजन उसके लिए क्या सही है जो मैंने रेड में लिखा। तो ये करेक्शन नहीं है एक्चुअल में जो इंजन हमने पढ़ा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ये रेफ्रिजरेटर अगर उससे बनाना है तो ऐसा रिवर्स हम कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए। तो इंजन का उल्टा होता है रेफ्रिजरेटर। We next establish the important result, sometimes called Carnot's theorem, that working between two given temperature T1 and T2 of the hot and cold reservoirs respectively, no engine can have efficiency more than that of Carnot engine. ये बार बार रिपीट करने का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, the efficiency of the Carnot engine is independent of the nature of the working substance. वो आइडियल गैस कोई सी भी हो, उसका नेचर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। टू प्रूव द रिजल्ट ए, इसको प्रूव करना है, अगर वैसे आपको जरूरत नहीं है प्रूव करने की, फिर भी आप देख लीजिए। इमेजिन ए रिवर्सिबल कार्नोट इंजन R और इररिवर्सिबल इंजन ये I है बच्चों, I वर्किंग बिटवीन द सेम सोर्स हॉट रिजर्वायर एंड सिंक, ये कोल्ड रिजर्वायर। लेट अस कपल द इंजन्स I एंड R, इनको आपस में हमने जोड़ दिया, एक इररिवर्सिबल एक रिवर्सिबल, इन सच ए वे सो दैट I एक्ट्स लाइक हीट इंजन एंड R एक्ट एज रेफ्रिजरेटर। ये हीट इंजन की तरह काम कर रहा है रेफ्रिजरेटर, जो भी हमने डिस्कस किया था। ये हीट इंजन क्या कर रहा है, Q1 हीट ले रहा है, W डैश वर्क आउटपुट में दे रहा है, बचा Q1 माइनस W डैश, उसको रिजेक्ट करेगा सिंक को। ये Q1 माइनस W ले रहा है,
और Q1 रिजेक्ट कर रहा है, एक साइकिल में काम। इज इट पॉसिबल? सोच के देखो। Let I absorb heat Q1 from the source, deliver W dash and releases heat Q1 minus W dash to the sink. We arrange so that R returns the same heat Q1 वापस लौटा दे, taking heat Q2 from the sink, यहाँ से Q2 heat ले, and requiring work W, यहाँ work करना पड़ेगा हमें इसके लिए, है ना, क्योंकि हीट तो एक Q1 minus W जो कि Q2 के बराबर है उसको ले रहा है, तो एक्स्ट्रा वर्क W गया, फिर Q1 के बराबर बनाएगा, to be done on it। तो नाउ सपोज NR जो रिवर्सिबल है, कार्नोट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी NI इरिवर्सिबल से कम है, हम प्रूव करने का कार्नोट थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। इफ R were to act as an engine, it would give less work output than that of I, that is W dash से कम होना चाहिए for a given Q1। With R acting like a refrigerator, this would mean, बच्चों ये लिख कर समझना है ना, लिख कर देखना इसको तो आपको समझ में आएगा। Q2 इक्वल टू Q1 माइनस W, जो कि Q1 माइनस W डैश से ज्यादा होनी चाहिए, तब तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। Thus on the whole the coupled IR system extracts heat Q1 minus W minus Q1 minus W dash, इतनी heat extract करेगा, W dash minus W from the cold reservoir and delivers the same amount of work in one cycle without any change in the source or anywhere else। तो इसके बारे में सोच के देखो। This is clearly against the, ये पॉसिबल नहीं है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ टीडी। हेंस सेकंड लॉ ऑफ टीडी क्या था, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड वी कांट मेक इट, यानी फ्रिज में से आपने प्लग निकाल दिया है और अब भी फ्रिज काम कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि कोल्ड रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट की जाए? कोई इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करे इस तरह से, हीट इंजन कि कोल्ड रिजर्वायर से हीट ले और हॉट रिजर्वायर को ट्रांसफर करे विदाउट एनी वर्क इनपुट, यानी प्लग निकालने के बाद भी फ्रिज काम करता रहे? नॉट पॉसिबल। हेंस द असर्शन कि रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल से कम होगी, वो रॉन्ग हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने कार्नोट थ्योरम को प्रूव किया। नो इंजन कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन दैट ऑफ, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, द कार्नोट इंजन। Similar argument can be constructed to show that a reversible engine with one particular substance cannot be more efficient than the one using another substance. The maximum efficiency of Carnot engine is given by equation जो हमने देखी थी 12.32 is independent of the nature of the substance. Nature of the substance पर depend नहीं करेगी, ये पूछा जाता है एक नंबर में क्वेश्चन, तो समझ में आ गया होगा। Thus we are justified in using an ideal gas as a system। तो आपसे पूछा why ideal gas used, क्योंकि nature of substance पे depend नहीं करता। In the calculation of efficiency eta of a Carnot engine, the ideal gas has a simple equation of state which allows us to readily calculate eta, but the final result for eta, equation 12.32, is true for any Carnot engine। So बच्चों, final remark shows that in Carnot cycle Q1 upon Q2 T1 upon T2 के बराबर आ रहा है। is a universal relation independent of the nature of the system। Here Q1 and Q2 are respectively the heat absorbed and released isothermally from the hot to the cold reservoirs in a Carnot engine। Equation 12.33 can therefore be used as a relation to define truly universal thermodynamic temperature scale that is independent of any particular properties। ये अलग से लिंक कर दिया, आपको समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको जस्ट आप पढ़ सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है एक डिफरेंट फैक्ट का, टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड फैक्ट का, कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने कैसे चुना, क्यों चुना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हैप्पी लर्निंग। हम जल्दी ही मिलेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। सो बाय।